आज हम भारत के संवैधानिक विकास से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो आज हम करेंगे। और यहाँ पर आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में आने की संभावना इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको ये वीडियोज़ मिलती रहें। और एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया था? तो ये कौन सा एक्ट पारित किया था दोस्तों? इसमें ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग एक भी क्वेश्चन मत स्किप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों ये पारित कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। किस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये कब कर दिया गया था दोस्तों? तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत इसको मद्रास और बम्बई को कोलकाता के अधीन कर दिया गया था। ये सारे रैपिड फायर में हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का प्रावधान किया गया था? तो कौन से एक्ट में किया गया था दोस्तों? कौन से एक्ट में किया गया था? तो ये 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद का प्रावधान किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन कौन सदस्य थे? तो कौन कौन सदस्य थे दोस्तों परिषद में? तो ये था फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बरवेल। ये हमारा ए ऑप्शन जो है सही हो जाता है। ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था दोस्तों जिसके द्वारा हस्तक्षेप किया गया था, वैधानिक हस्तक्षेप किया गया था? तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप देखोगे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई थी दोस्तों? तो ये हमारा आंसर हो जाता है 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम। 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? तो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1784 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी दोस्तों? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो ये इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या सही हो जाता है? ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अधिक शक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थानांतरित की गई। ये हमारा ऑप्शन ए जो है दोस्तों, ये आंसर हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो कौन से अधिनियम के तहत मिला था दोस्तों? 1784, 1786, 1793, 1813, कौन सा था? तो ये 1786 का एक्ट जो था उसके तहत दोस्तों मिला था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1793 में जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर केवल संग्राहक अधिकर्ता बनाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी। एक व्यक्ति में अत्यधिक शक्ति का होना अवांछनीय था। एक व्यक्ति में अधिक शक्ति का होना अवांछनीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना किसने की थी? तो ये किसने की थी दोस्तों? तो ये था जेम्स मिल ने इसकी आलोचना की थी। जेम्स मिल ने इसकी आलोचना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था किस अधिनियम द्वारा? ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो था एक व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाता है? 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था दोस्तों उसके तहत समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप एक भी क्वेश्चन मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाता है? ये भी 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों था? अच्छा, ये क्यों महत्वपूर्ण था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों महत्वपूर्ण था? इसमें भारतीयों के लिए शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। भारतीयों के लिए शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। इसमें शिक्षा पे पैसे खर्च करने की बात की गई थी। ठीक है, शिक्षा पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17वां है। किस अधिनियम ने भारतीयों के अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया था? तो कौन सा अधिनियम था दोस्तों जिसमें अवसर मिला था? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था दोस्तों जिसके तहत वो सृजित किया गया था? 1833 का जो चार्टर एक्ट था 1833 में आया था उसके तहत गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? तो ये कौन से अधिनियम में किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी सी। 1833 का चार्टर एक्ट जो था उसके अंतर्गत किया गया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? प्रथम विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? तो ये था लॉर्ड मैकाले। इसको प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट है। चार्टर एक्ट 1833 के प्रमुख प्रावधान क्या थे दोस्तों? तो प्रमुख प्रावधान क्या थे इसके? तो इसमें देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का समापन, ये भी सही है। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, ये भी सही है। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, तो ये उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। इसका आंसर डी जो है ये सही हो जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाता है क्योंकि ये सारे ही इसमें प्रावधान, प्रमुख प्रावधान यही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का
चाय व चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो कौन सा अधिनियम था दोस्तों? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये हमारा 1833 का चार्टर एक्ट था दोस्तों, इसी के तहत समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब स्वीकार किया गया था? तो नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब स्वीकार किया गया था दोस्तों? तो ये हमारा हो जाता है 1853 में। 1853 में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नागरिक सेवाओं के जो नौकरियां होती थी उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली को स्वीकार 1853 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? किस कानून के द्वारा हुआ था दोस्तों? तो ये था 1853 का चार्टर एक्ट था। 1853 का चार्टर एक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी थी? ये कौन सा अधिनियम था दोस्तों जिसके तहत कंपनी की संख्या जो थी 24 हुआ करती थी उसको 18 कर दिया गया था? तो ये हमारा 1853 का चार्टर एक्ट ही था जिसके तहत ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका उद्देश्य क्या था जो घोषणा हुई थी? तो यहाँ पर हमारा आंसर बी सही होता है, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये उसका मेन उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि कब प्राप्त की थी? तो वायसराय कब उपाधि कब प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो ये 1858 में, 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रमुख प्रावधान क्या थे दोस्तों? तो 1858 में जो अधिनियम आया था उसके प्रमुख प्रावधान क्या थे दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया गया, ये भी सही है। उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ये अधिनियम उसके बाद आया था दोस्तों। तो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन भारत पे चलता था उसको समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन, मतलब वहाँ की जो महारानी थी उनका शासन लगाया गया, ब्रिटिश क्राउन का। भारत की संपूर्ण जल और थल सेना इंग्लैंड के क्राउन के अधीन कर दी गई। भारत में ब्रिटिश शासन की देखभाल के लिए इंग्लैंड के मंत्री परिषद में भारत मंत्री पद सृजित किया गया। ये सारे ही सही हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पर डी जो है सही हो जाता है। आंसर डी हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को किस अधिनियम के तहत स्थानांतरित किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत स्थानांतरित किया गया था दोस्तों? तो ये था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था? तो कौन सा अधिनियम था दोस्तों? तो ये अधिनियम था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसी के तहत पूर्णतः ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को बल प्रदान किया था? तो कौन सा था दोस्तों अधिनियम? तो ये 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो कौन से एक्ट के थ्रू प्रदान की गई थी दोस्तों? तो ये 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके तहत प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की
स्थापना कब की गई थी? न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये था 1862 में स्थापना की गई थी उच्च न्यायालयों की, बम्बई, मद्रास और कोलकाता में, याद रखिएगा। जिस समय ICS में भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई, उस समय लॉर्ड सेलिसबरी क्या थे? लॉर्ड सेलिसबरी क्या था दोस्तों उस समय? तो उस समय लॉर्ड सेलिसबरी जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब प्रदान किया गया था? तो ये कब प्रदान किया गया था दोस्तों? 1885 में, 1885 में प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो कौन सा अधिनियम आया था दोस्तों जिसमें बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। चलिए नेक्स्ट। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो कब की थी दोस्तों? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो कौन सा था दोस्तों, कौन सा था ये? तो ये था लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो ने इस्तेमाल किया था। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन कराया था? तो किसने बोया था और देश का विभाजन करवाया था दोस्तों? तो ये पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो थी, इसी ने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन इसी की वजह से हुआ था कि मुस्लिम अलग वोट करेंगे और जो बाकी समुदाय हैं वो अलग वोट करेंगे, हिंदू अलग वोट करेंगे, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये किस अधिनियम द्वारा की गई थी दोस्तों? तो 1909 का मिंटो मार्ले सुधार जो हुआ था उसके तहत किया गया था। वो जो अधिनियम आया था 1909 में मिंटो मार्ले सुधार वाला, उसके तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो कौन सा था अधिनियम दोस्तों? तो ये 1909 का मिंटो मार्ले जो अधिनियम था, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, उसके तहत ये निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था, पृथक निर्वाचन मंडल। चलिए नेक्स्ट। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा अधिनियम चला था? सबसे कम समय तक कौन सा अधिनियम चला था दोस्तों? तो ये यही था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए नेक्स्ट। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है सर लियोनिल कार्टिस को, सर लियोनिल कार्टिस को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? 20 अगस्त 1917 में सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू की जो घोषणा हुई थी दोस्तों, उसको जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी थी? तो कौन से नियम का आधार बनी थी दोस्तों? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। चलिए नेक्स्ट। वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो प्रमुख विशेषताएं क्या थी दोस्तों? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, उपरोक्त सभी, भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति,
तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें ये सारी चीज़ें सम्मिलित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था दोस्तों? तो ये हमारा संवैधानिक सुधार से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जल्दी जल्दी हम इसलिए करें कि ज़्यादा टाइम ना लगे। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो डेविड लॉयड जॉर्ज, डेविड लॉयड जॉर्ज। चलिए नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी दोस्तों? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? किसे निर्दिष्ट करता है दोस्तों? तो ये प्रांतों में प्रत्योजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन, इसको निर्दिष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट, भारत में लोक सेवा आयोग की पहली बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी दोस्तों लोक सेवा आयोग की पहली बार स्थापना? तो ये अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा तथ्य सही है इसमें दोस्तों? तो इसमें है, इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो ये कौन से अधिनियम के तहत हुआ था दोस्तों? तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। किस पार्टी ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था? तो किस पार्टी ने किया था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर सब सही हो जाता है, स्वराज पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने संदेह व्यक्त किया था। चलिए नेक्स्ट, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 निर्मित हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 निर्मित हुआ था दोस्तों। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? तो ये किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी दोस्तों? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन रिपोर्ट। 1935 का जो अधिनियम था वो साइमन कमीशन रिपोर्ट के पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के विषय में कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा तथ्य यहाँ पर सही होगा दोस्तों? यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति के रूप में पारित हुआ था। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो प्रमुख विशेषताएं क्या थी दोस्तों? केंद्र में एक अखिल भारत संघ का उपबंध, प्रांतीय विधानमंडल की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। तो ये सारे हमारे ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति का उपबंध किस अधिनियम में किया गया था? तो कौन से अधिनियम में किया गया था दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने के लिए? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। चलिए नेक्स्ट, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये कौन सा अधिनियम था दोस्तों? तो ये था 1935 का
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किस व्यवस्था को समाप्त किया गया था? तो कौन सी व्यवस्था को समाप्त किया गया था? ये 35 में प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, एक भी स्किप नहीं छोड़ना नहीं है। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा प्राप्त की गई थी? तो ये भी 1935 का ये अधिनियम था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? असली मंशा क्या थी दोस्तों उन सबकी? तो उनकी असली मंशा थी राजाओं को कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना। राजाओं को, जो राजा हुआ करते थे, उनको कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना ही उनकी असली मंशा थी। चलिए नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था? इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो ये था सर मॉरिस गुएर। चलिए नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो किसके तहत प्रवृत्त किया गया था? तो 1935। आपने अक्सर एक चीज़ देखा होगा दोस्तों कि मोस्टली देखोगे आप कि जो भी अंग्रेज उस समय शासन किया करते, तो अब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उनके नाम के आगे लॉर्ड लगा रहता है। लॉर्ड ये आखिर जानते हैं क्यों लगा रहता है? क्योंकि ये लोग जब इंडियंस जो थे उस समय, तो ये अपने आप को बुलवाया करते थे कि लॉर्ड, हमारे नाम के आगे लॉर्ड लगाकर बोला करो। इस वजह से अभी भी वो चीज़ें चलती आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी, इंजन नहीं था, जिसमें अनेक ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये कौन सा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट, किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र कहा था दोस्तों। तो ये हमारा आंसर सही हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। चलिए नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी दोस्तों? तो ये गवर्नर जनरल को ही दी गई थी, सरकार को नहीं दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो कौन से अधिनियम के तहत हुआ था दोस्तों? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के रूप में इसको समाविष्ट किया गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। चलिए नेक्स्ट, यह किसने कहा था? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर सही हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये चीज़ कही थी। तो
तो चलिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दो बार और देख लीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिए और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।